नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। आज आप जुड़ चुके हो मेरे साथ मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे आपके इतिहास के पहले लेसन के पहला जो बुक है उसका दूसरा लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस, और आपके मिड टर्म एग्जाम या फिर आने वाले सीबीएसई एग्जाम और फिर या हम कह सकते हैं सीयूटी के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। और इसके डिटेल्स में हम क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो इसके चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। तो कृपया करके आप इस लेसन को अच्छे से सुने, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए इस लेसन को थोड़े से समय में ख़त्म कर सकूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो सको। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। लेसन का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। और लगभग 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक ये इसका कालखंड है। इसका मतलब क्या हुआ है, देखो यहाँ पे बताने की कोशिश, ये समझने की कोशिश कीजिए कि लगभग 600 ईसा पूर्व से लेके 600 बीसी तक, यानी एडी तक, 600 बीसी से लेके, ईसी पूर्व का मतलब होता है बीसी और 600 ईस्वी का मतलब होता है एडी। तो ये बोल रहा है कि ये 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक किस प्रकार से भारत के अंदर नगर राज्यों का उत्पन्न हुआ था, और राज्यों की उत्पत्ति के साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था है, यानी उस समय की शहरी शहरी अर्थव्यवस्था थी, वो किस प्रकार से डेवलपमेंट हुई है। और उस समय का जो समाज था, उस समय के समाज के अंदर राजा, किसान और नगर की क्या किस प्रकार से भूमिका रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की, यानी उस शहरी सभ्यता की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लेसन का जो टाइटल है उसको आप समझ चुके होंगे, और इस लेसन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में 1830 के दशक में आई उल्लेखनीय प्रगति का वर्णन कीजिए। ये बोल रहा है कि भारतीय अभिलेख के अंदर, भारतीय अभिलेख विज्ञान के अंदर 1830 का दशक एक ऐसा दशक माना जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। किस एरिया के अंदर बच्चे? भारतीय अभिलेख विज्ञान के अंदर। अभिलेख विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमें इतिहास के बारे में स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है, और एक ऐसा दशक आया जिसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास को समझने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, भूमिका निभाता है। तो 1830 का दशक एक ऐसा दशक है जो काफ़ी अपने आप में इस एरिया को डेवलपमेंट करता है, यानी अभिलेख विज्ञान को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है। तो 1830 का दशक है। अब देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इस जो अभिलेख विज्ञान है उसको आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सी लिपियां हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं कि वो कौन सी लिपियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आंसर आपका कुछ इस प्रकार है कि एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, बच्चे नाम ध्यान रख लेना, क्या? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनके द्वारा दो लिपियों की खोज की गई थी। क्या बच्चे? दो लिपि की खोज की गई थी। एक है ब्राह्मी और दूसरी है खरोष्टी। कौन सी बच्चे? ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, हो जा। हाँ, ये खरोष्टी है। और इस लिपि में आपको ये समझ में आएगा कि ये खरोष्टी और ब्राह्मी जो लिपि थी इसको डिकोड कर लिया गया था। इस लिपि को समझ में आ गया था ये क्या लिपि है। क्योंकि अगर आपको ये ध्यान दिलाऊं कि ये अपने आप में बड़ी खोज क्यों है, क्योंकि इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें लिपि को पढ़ा नहीं गया था। तो हम कह नहीं सकते कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर मूलतः किन किन चीज़ों के बारे में हम चीज़ों को प्रमाणित करके पेश कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, किसके द्वारा बच्चे? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, ऑफिसर थे, इनके द्वारा दो लिपियों का क्या कहते हैं अर्थ निकाल लिया गया था, उसको डिकोड कर लिया गया था, इसका मतलब समझ लिया गया था। एक लिपि है ब्राह्मी और दूसरी है खरोष्टी। इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। ये दो लिपियां हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कौन सी लिपियों को डिकोड या अर्थ निकाल लिया गया था। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। ठीक है, और एक और पूछा जाएगा कि किस दशक के अंदर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये लिपि का अर्थ निकाल लिया गया था? 1830 का दशक था। आप अगर इसका एग्जैक्टली आप पूछोगे तो 1838 आप इसे कह सकते हो। अगर मैं गलत ना हूं तो आप इसे सर्च करके मेरे कमेंट बॉक्स पे भी आप जवाब लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, तो आप इसका सही जवाब भी दे सकते हो। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 1838 है, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है। मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ, आप देख लेना। फिर भी देखते हैं जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इतना बड़ा डेवलपमेंट किया गया कि भाई उन्होंने दो लिपियों का अर्थ निकाल लिया। क्योंकि मैं इसे यानी एग्जाम में से एक अपना आप में बड़ी चीज़ क्यों बताई जा रही है, इससे पहले भाई साहब, इससे पहले की जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो शहरी सभ्यता थी,
यानी जो शहरी सभ्यता थी जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता थी, उसकी लिपि को आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है, उसका अर्थ कोई नहीं निकाल पाया है। परंतु 1830 के अंदर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दो लिपि यानी ब्राह्मी और खरस्टू लिपि का खोज निकाल, मतलब उसके मीनिंग को समझ में आ गया कि इसको डिकोड कर लिया गया, तो ये अपने आप में बड़ा घटना थी, बड़ी ही बात थी। तो इसे आपको इस तरह से समझना चाहिए, इस तरह से आपको सेंस बनाना चाहिए इस खोज को, इस अर्थ को। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा क्या है, प्रिंसिप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों को पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में 1 नंबर में भी पूछा जाता है कि पियदस्सी से क्या मतलब है। पियदस्सी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला। क्या बच्चे, मनोहर मुखाकृति। मनोहर मुखाकृति का मतलब होता है एक ऐसा फेस जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्शन डालता है। तो एक ऐसा चेहरा के बारे में बताया जाने की कोशिश की जा रही है जो कि सिक्कों में बताया गया है, जिसे एक शब्द से बताया जा रहा है पियदस्सी। पियदस्सी का मतलब क्या होता है, यानी मनोहर मुखाकृति, यानी एक ऐसा फेस जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये सब बताया गया अभिलेखों में और सिक्कों पर। तो पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा गया है। और ये राजा, आपको मैं बता दूं, अशोक के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में बच्चे, अशोक। मैं आपको बता दूं, अशोक नहीं होता है, अशोक होता है। यहाँ पे सा वाला सा आएगा, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर लोग जो हैं अशोक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अशोक लिखते हैं। अगर ये देखा जाए तो हमारी बोल चाल का एक चलन में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, परंतु अगर हम इसे देखें तो इसका एग्जैक्टली नाम क्या है, राजा अशोक था। और अशोक के लिए ही मुखाकृति यानी एक पियादस्सी जो है, एक अट्रैक्टिव फेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये शब्द। तो ये अशोक के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। कुछ अभिलेख पर बौद्ध धर्म के ग्रंथों में वर्णित यानी मेंशन किया गया है कि प्रसिद्ध शासक अशोक का नाम था। यानी किसका नाम था, अशोक का नाम था, जिन्हें हम अपनी आम बोलचाल में अशोक कहते हैं। अशोक ना होकर अशोक है, ठीक है बच्चे। आप इतिहास के स्टूडेंट हो, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या रियल नेम है। तो रियल नेम क्या है, अशोक। आपको कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्रिंसिप के द्वारा दो लिपियों का पता लगा लिया गया, उसका मीनिंग समझ में आ गया, उसको डिकोड कर लिया गया। उसके साथ ये समझ में आ गया कि ये पढ़ा कैसे जाएगा। जब पढ़ा गया तो हमें समझ में आया कि राजा अशोक भी हमारे इतिहास में रहे हैं, और वो राजा अशोक किस प्रकार से थे उनके बारे में वर्णन मिलता है। तो ये सब हमें क्यों पता चल पाया है, क्योंकि ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि है इसको डिकोड करके जेम्स प्रिंसेप ने दुनिया के सामने बताया है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि राजा अशोक के बारे में भी जानकारी कैसे मिली, क्योंकि एक जो दो लिपियाँ थी ब्राह्मी और खरोष्टी, इसको डिकोड कर लिया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और पता चलता है कि जो राजा हुआ करते थे 16 महाजनपदों में से, जो शक्तिशाली ताकतवर राजा हुआ करते थे, वो उनमें से एक राजा था अशोक, ठीक है। और इनके बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जो पियदस्सी भी है, यानी मनोहर मुखाकृति वाला। ये सब जानकारी हमें क्यों मिली है, क्योंकि हमने यानी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया गया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इसमें प्रारंभिक भारतीय इतिहास की खोज को एक दिशा मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गया कि अब जो खोज होगी, जो मैंने बताया आपको 600 BC से 600 AD, क्या बच्चे, 600 AD के बीच में जो भी डिस्कवरी की जा रही है, वो एक अपने आप में आप कह सकते हो भारतीय इतिहास को और पुख्ता तरीके से दुनिया के सामने रखा गया था। क्यों, क्योंकि 1838 के अंदर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को डिकोड कर लिया गया था, जिससे पता चलता है कि भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण काल भी रहा था। ठीक है बच्चे, तो भारतीय इतिहास के अंदर आप देखोगे ये खोज, यानी ये जो लिपि को डिकोड किया गया था, फ़ॉन्ट को जो डिकोड किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बच्चे बनता है कि ये लिपि है क्या। अभी जो आप मेरे सामने ये देख रहे हो, जो मैं यहाँ पे वर्डों पे निशान डाल रहा हूँ ग्रीन कलर का, खोज, एक दिशा मिली क्योंकि यूरोपियन, ये वर्ड अपने आप में इसे कहा जाता है फ़ॉन्ट। क्या बच्चे, फ़ॉन्ट। वैसे हिंदी में बोला जाता है लिपि। क्या बोला जाता है बच्चे, लिपि।
तो ये लिपि जो है ना बच्चे, ये लिपि समझ में आ गया था किसके द्वारा, ये समझ में आ गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये लिपि समझ में आ गया था, ये फ़ॉन्ट समझ में आ गया था, इसे डिकोड कर लिया गया था। तो भारतीय इतिहास को समझने में और सहूलियत मिली भारतीय विद्वानों के द्वारा। जो इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार के अंदर जो विद्वान लोग हैं, उनको और ज़्यादा सहूलियत मिली भारतीय इतिहास को समझने के लिए। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ यहाँ तक मैं समझा पा रहा हूँ। और ये क्यों खोज इतनी इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये क्या कहते हैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को डिकोड करना, ये आप भी समझ ही सकते हो कि हमारा इतिहास किस प्रकार से रहा है। ये हमें एक समझ मिलती है इन डिकोड की गई लिपियों से। समझ में आ रहा है आपको? मैं आगे बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन को जल्दी से समाप्त करता हूँ समझाकर। तो फिर से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे भारतीय इतिहास की खोज को एक दिशा मिली, क्योंकि यूरोपियन और भारतीय विद्वान उस समय अभिलेख का प्रयोग मुख्य वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते थे, जिन्होंने उपमहाद्वीप पर शासन किया था। यानी ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अभिलेखों का प्रयोग, जो भारतीय विद्वान उस समय अभिलेखों का प्रयोग मुख्य जो वंश हुआ करते थे उनके बारे में जो जानकारी जुटाते थे, उनके से संबंधित, यानी जो वंश है, जैसे मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, शक वंश हो गया, इनसे संबंधित जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश करते थे। किससे? अभिलेखों के द्वारा, जिन्होंने उपमहाद्वीप पर शासन किया था। इसके पश्चात विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास की ओर केंद्रित करा। किसकी ओर बच्चे? राजनीतिक इतिहास, यानी भारतीय इतिहास में किसमें बच्चे? राजनीति के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर राजनीति का किस प्रकार से रोल रहा है, इसके बारे में ध्यान केंद्रित करा बच्चे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, केंद्रित करा। और यह जानने का कोशिश करने लगे कि क्या राजनीतिक परिवर्तन का आर्थिक और सामाजिक विकासों से संबंध था। इस प्रकार प्रिंसेप का योगदान महत्वपूर्ण था। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? बार बार यहाँ पे राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल करा जा रहा है और यहाँ पे अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक सामाजिक विकास के बारे में बोल रहा है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, उसके बारे में हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि हम आज तक जो हड़प्पा सभ्यता की जो क्या कहते हैं लिपि है उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, ना ही उसकी भाषा को समझ पाए हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं समझ पाए थे कि भाई किस प्रकार से वहाँ की अर्थव्यवस्था एग्जैक्टली तौर पे हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे कैसे अर्थव्यवस्था रहेगी, ये नहीं कह सकते हैं। परंतु जेम्स प्रिंसेप जब आए, जब उनके अधिकार क्या कहते हैं, जब वो ऑफिसर थे भारत के अंदर, 1830 के दशक के अंदर उन्होंने दो लिपियों को, कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को डिकोड करा और पता लगाया कि भारतीय जो सभ्यता है, यानी एक शहरी सभ्यता, आप हड़प्पा सभ्यता को देखोगे, और दूसरी शहरी सभ्यता ये 16 महाजनपद, जिसमें राजा किसान और नगर के बारे में पढ़ रहे हो इस लेसन के अकॉर्डिंग, किस प्रकार से परिवर्तन आए राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे। मैं आपको बता दूं कि जैसे ऐसे आप देखोगे, पहली जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर ये नहीं कह सकते थे कि राजा हुआ करता था या नहीं रहा हुआ करता था। परंतु जब दूसरी शहरी सभ्यता आई, यानी राजा नगर, और आप लेसन देख लीजिए, नगर, राजा, किसान और नगर, इसके अंदर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी भाई साहब कि यहाँ पर कि राजा भी था, किसान भी था, और शुरुआती राज्य नगर यानी राज्य, शहर। तो इसके बारे में बता रहा है। तो इसका जाहिर सा मतलब है कि राजा भी था, क्योंकि हमें लिपि को खोज लिया, लिपि का मतलब समझ लिया था, किसान भी थे और नगर भी थे। अब इनसे राजा होगा तो राजा क्यों होगा? क्योंकि किसानों के द्वारा जो उत्पादन है वो बहुत तेज गति से किया जाता था, क्योंकि ये जो दूसरी शहरी सभ्यता है जो 600 BC से 600 AD के बीच में हुई थी, इसमें लोहे का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता था, और ये खेती में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, और अन्य क्षेत्रों में भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। जब ये खेती में किसानों के द्वारा लोहे का इस्तेमाल, लोहे के फॉल वाले जो क्या कहते हैं हल का इस्तेमाल किया जाता था, जुताई की जाती थी, कृषि की जाती थी, लोहे के अन्य जो टूल्स होते थे जो खेती के लिए, किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी थे, जिससे क्या था भाई यहाँ पर उत्पादन जो है कृषि का वो बहुत ज़्यादा तेज गति से होने लगा। जब उत्पादन तेज गति से होगा किसानों का कृषि के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी, यानी किसान अगर बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहा है फसलों का, और किसकी सहायता से? लोहे की मदद से, लोहे की सहायता से, क्योंकि अब लोहे का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे खेती के अंदर जो उत्पादन है वो बहुत तेज गति से होगा। अब जब उत्पादन तेज गति से होगा तो क्या होगा
किसानों की सुरक्षा के लिए एक राजतंत्र व्यवस्था होगी, जो राजा जो है किसानों के लिए, या नगर जो उत्पत्ति होगी, नगरों के अंदर जो बिजनेस चलेगा उसके लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके बदले में राजा क्या लिया करेगा? टैक्स लिया करेगा। यानी यहाँ पे अर्थव्यवस्था की भी बात चल रही है और राजा जिस प्रकार से राजनीति करेगा उसकी भी बात चल रही है। तो यहाँ पर ये कहने की बात यही है, समझना भी यही है बच्चे, कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आया पहली शहरी सभ्यता से दूसरी शहरी सभ्यता के अंतर्गत। आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी और दूसरी शहरी सभ्यता क्या कहते हैं, ये जो 16 महाजन पद वाला जो लेसन पढ़ रहे हो, राजा किसान और नगर, इसके अंदर आपको समझ में आएगा। पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और जो क्या कहते हैं दूसरी शहरी सभ्यता कौन सी है बेटा? 16 महाजन पद, ठीक है बच्चे, 16 महाजन पद, 16 महाजन पद, ये दूसरी शहरी सभ्यता, जिसके अंदर राजा किसान और नगर के बारे में हम पढ़ेंगे, राजाओं के वंशों के बारे में पढ़ेंगे और उन वंशों के अंदर उत्पन्न जो ताकतवर राजा हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब संभव क्यों हो पाया, ये आज के टाइम में हमें जानकारी क्यों मिल पा रही है? क्योंकि 1830 के दशक के अंदर जो जेम्स प्रिंसेप है उनके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि है उसको डिकोड कर लिया गया और पता लगाया गया कि भारतीय इतिहास के अंदर किस प्रकार से ताकतवर राजा रहा करते थे, उनका जो वंश था, उनका जो साम्राज्य था कहाँ कहाँ तक फैला था, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं थी किस प्रकार से थी और किस प्रकार से बदलाव आ रहा था, ये भी हमने समझने की कोशिश करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे द्वारा बताया गया ये जो आंसर है आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ये चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और वीडियो बनाने की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने दूसरा कि जनपद क्या थे और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन से महाजनपद महत्वपूर्ण थे। ये जनपद बोल रहा है क्योंकि 16 महाजनपद थे। जनपद यानी अभी देख लेते क्या है। देखो, जनपद का अर्थ होता है एक भूखंड। क्या बच्चे? एक जमीन का टुकड़ा, एक भूखंड, ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन यानी लोग रहते, लोग में मतलब कुल रहते हो या जनजाति। कुल यानी कोई खानदान, परिवार यानी कुल रहता है या जनजाति रहता है, जहाँ रहते हैं, जहाँ पे लोग अपना पाँव रखते हैं या वहाँ पे पाँव रखते हैं या बस जाते हैं, उससे ही क्या बोला जाता है बच्चे? जनपद कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। यानी अगर हम देखें कि ये जो जनपद जैसा शब्द है इसके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, इसके बारे में जानकारी प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में मिलती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में महाजनपदों की भी बारे में जानकारी मिलती है। देखो ये स्रोत हैं कि भाई कहाँ कहाँ से ये चीज़ों के बारे में जानकारी मिल रही है। एक है बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किसके बारे में जानकारी मिलेगी बेटा? महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलेगी। और महाजन पदों की सूची मिलती है कि भाई 16 महाजन पद थे, इसके बारे में एक लिस्ट या एक सूची मिलती है, परंतु उनमें समानताएं नहीं थी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे थे क्या कहते हैं महाजन पद जो बहुत ताकतवर थे, कुछ ऐसे थे जो मतलब ताकतवर तो थे वो भी, परंतु कुछ कम ताकतवर थे। जैसे आज मान के चलो कि दिल्ली शहर और यूपी के अंदर जो शहर है उसमें आप तुलना करोगे या फिर आप समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रकार से मैं शहरों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि परंतु उनमें समानता नहीं थी, यानी जो उस समय महाजन पद थे उनमें समानताएं नहीं थी। अगर हम देखें, अगर हम समझें तो कुछ प्रमुख नाम हैं महाजन पदों के जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। जैसे कि यहाँ पे देखो कि वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। क्या बच्चे? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम प्राय सब में आते हैं। इन्हें महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता है। कहने का मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद हैं जिनमें से एक वज्जीय है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, गांधार है और अवंती जैसे नाम प्रमुख आते हैं। तो क्वेश्चन ये आपको भी समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? जनपद के बारे में पूछ रहा है। और दूसरा ये जो महाजनपद है, महाजनपद का मतलब ये होता है कि जहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा हो तो वो महाजनपद हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है आपका इस सेगमेंट का, इस वीडियो का। तो ठीक है, थोड़ा ये छोटा शब्दों में है परंतु हम इसे मैनेज करेंगे। तो आधुनिक इतिहास का मगध के विकास तथा शक्तिशाली महाजनपद की
किस प्रकार व्याख्या करते हैं, साफ कीजिए। एक बात तो ध्यान रखो, आपको कुछ कॉम्बिनेशन ध्यान रखने हैं, मगध और यहाँ पर शक्तिशाली महाजन पद, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको दिखते हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि वो मगध ताकतवर है, शक्तिशाली है, इसके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। यानी मगध शक्तिशाली महाजन पद है, इसके बारे में पूरा क्वेश्चन फोकस करने की बात कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और एक एक पॉइंट्स को जो काफ़ी बिंदुवार तरीके से मैंने लगाए हैं ताकि आपको सुविधा हो सके चीज़ों को समझने में। तो यहाँ पे पहला पॉइंट्स है यहाँ पे कि अधिकांश महाजन पद पर राजा शासन करते थे। राजा जो हुआ करते थे वो शासन करते थे, परंतु कुछ अल्पतंत्र थे जिन्हें गण या संघ कहा जाता था। अब ये क्या मतलब है? गण या संघ का मतलब, जैसे आज के समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये उस समय के लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हुआ करते थे, यानी महाजन पद हुआ करते थे। कुछ ये संख्या में कम थे, यानी इन महाजन पदों की संख्या कम थी, जो गण कहलाई जाती थी या तो फिर संघ कहलाई जाती थी, परंतु अधिकतर महाजन पदों में राजा शासन करते थे, यानी राजतंत्र व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? राजतंत्र व्यवस्था थी, यानी जहाँ पे राजा शासन करते थे। परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनकी संख्या कम थी, जिसलिए यहाँ पे अल्प बोल रहा है, अल्पतंत्र व्यवस्था, ठीक है। ऐसे भी थे जिन्हें गण या संघ कहा जाता था, यानी जहाँ पे मुट्ठी भर लोग काम, एक कहते हैं ना कि कुछ लोगों का समूह जो है देश के अंदर शासन कर रहा है, यानी अल्पतंत्र थे, तो गण या संघ कहा जाता था। कुछ महाजन पदों में राजाओं द्वारा भूमि पर संयुक्त रूप से नियंत्रण किया जाता था। जो राजा हुआ करते थे, ताकतवर राजा हुआ करते थे, वो किस पे कंट्रोल करते थे? भूमि पर संयुक्त रूप से नियंत्रण करते थे, किया जाता था। उदाहरण वज्जी में, किसमें बच्चे? वज्जी के अंदर आपको दिखेगा कि राजाओं का एक समूह है, ठीक है, और वो जो राजाओं का जो समूह है ना, वो क्या काम करता है? वह जमीन पर यानी भूमि पर कंट्रोल करता है। उसका एक एग्जाम्पल है, वो कौन सा महाजन पद है बच्चे? वो है वज्जी महाजन पद। इन महाजन पदों की राजधानियां प्राय किलेबंद होती थी। कैसे होती थी बच्चे? किलेबंद। ये शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, किलेबंद का मतलब होता है कि जो राजाओं के जो महल हुआ करते थे, ठीक है, वो महल एक तरह से चारों ओर पहाड़ों से प्राकृतिक तौर पे एक दीवार की तरह प्राकृतिक आड़ में रहते थे, या फिर एक चारों ओर लंबी दीवार खिंचवाई जाती थी, ताकि जो महल है, मान के चलो कि यहाँ पे एक महल है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर एक महल है, ठीक है। अब इस महल के चारों ओर आप देखोगे, इस महल के चारों ओर एक बाउंड्री बना दी है। इस महल को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों ओर क्या बना दिए बच्चे? एक बाउंड्री बना दी दीवार की, जिसे किलेबंद कहा जा रहा है। यहाँ पर नहीं आ रही बात समझ में आपको कि यहाँ पे महल है जो कि राजधानी है। जो राजधानी किससे घिरी हुई है? किलेबंद यानी दीवारों से। आसपास की जो दीवार है उसने इसको सुरक्षा प्रदान करी है, तो सुरक्षा के पर्पज से ये किलेबंद महल हुआ करते थे या किलेबंद राजधानियाँ हुआ करती थी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम समझ ही रहे हैं। तो इन महाजन पदों की राजधानी प्राय किलेबंद होती थी, मैं समझा चुका हूँ। इतिहासकार मगध के विकास, किसके बच्चे? मगध जो साम्राज्य है, जो मगध एक तरह से साम्राज्य है, मगध के विकास तथा शक्तिशाली महाजन पद बनने के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी मानते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जो मगध साम्राज्य को बहुत ही ताकतवर बनाते हैं, जिनमें से पहला कौन सा है, ध्यान रखते हैं। मैं कीवर्ड आपको बताता हूँ, उस पर आपको टिक लगा देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छी कृषि व्यवस्था, यानी महाजन पद को ताकतवर बनाने में उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या है? कृषि। मैंने आपको अभी शुरुआत में क्या बताया, पहले क्या कहते हैं क्वेश्चंस के अंदर यही बताया कि भाई कृषि जो है बहुत ही अधिक मात्रा में की जा रही है। जब कृषि अधिक मात्रा में की जाएगी तो कृषि से मिलने वाला जो टैक्स है वो राजा के पास जाएगा, यानी राजा के खजाने में जाएगा। अब जब वो राजा के खजाने में टैक्स जाएगा, मान के चलो ये राजा का खजाना है और यहाँ पर कृषि हो रही है, कृषि बड़ी मात्रा में हो रही है, और कृषि जो किसान जो है टैक्स के तौर पर राजा को किसान क्या कहते हैं, टैक्स के तौर पे पैसा देगा, जो भी उनके उस समय की टैक्स सिस्टम होगा वो देगा, जिससे क्या है राजा का जो खजाना है वो लगातार बढ़ता जाएगा। जिससे क्या है खेती तो हो रही है, साथ साथ राजा का जो खजाना है जिसे राजस्व शब्द से कहा जाता है वो भी बढ़ता चला जाता है। अच्छा, एक ऐसा राजा जिसके पास खजाना है
बहुत बड़ी संख्या में, उसके पास क्या कहते हैं बहुत अपार धन संपत्ति है, ऐसे राजा बहुत ताकतवर कहलाए जाते हैं। तो इसमें आपको ये समझना आना चाहिए कि जब खेती अच्छी होगी ना, तो उस राज्य का, उस साम्राज्य का, उस ऐसे क्या कहते हैं वंशों का राजा बहुत ताकतवर हुआ करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, वहाँ से उत्पादन होने वाली जो फसल है, उससे मिलने वाला जो टैक्स है, वो टैक्स जो है राजा को उन्नति प्रदान करता है, उस राज्य के अंदर, उस साम्राज्य के अंदर सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छी कृषि व्यवस्था यानी कृषि अच्छी थी, लोहे के खदान होने के कारण उपकरण और हथियार बनाना आसान हो गया। अच्छा, अब याद करो कि आपने क्या ऐसा कोई टॉपिक्स पढ़ा है आपने हड़प्पा सभ्यता के अंदर 12th क्लास के अंदर, कि हाँ वहाँ पे लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, और लोहे के फॉल से ही वहाँ पे खेती की जा रही है, या लोहे के क्या कहते हैं लोहे से ही वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे टूल्स बनाए जा रहे हैं? नहीं, वहाँ पे आपने हड़प्पा सभ्यता के अंदर पढ़ा था कि जितने भी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था या तो पत्थर के होते थे। तो जब पत्थर के टूल्स होंगे तो वहाँ पे मान के चलो, वहाँ पे क्या कहते हैं हल जो हुआ करते थे वो भी पत्थर का हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता के अंदर। तो आपको यही चीज़ समझनी है, जब हल भी पत्थर का होगा तो क्या हड़प्पा सभ्यता के अंदर कृषि उतनी उन्नत होगी, क्या उतनी बेहतर होगी? परंतु जब दूसरी शहरी सभ्यता आती है, जिसे हम 16 महाजन पद के नाम से भी जानते हैं, या फिर जो लेसन का नाम है राजा किसानों नगर, इस क्या कहते हैं कालखंड के अंदर लोहे का उत्पादन बहुत तेज गति से, यहाँ पे लोहा बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, और लोहा जो है लोगों के दैनिक दिनचर्या में भी इस्तेमाल किया जाने लगा था, टूल्स बनाए जाने लगे थे, खेती की जाने लगे थे, जंगल काटे जा रहे थे। तो आप कह सकते हो लोहे की खदानें होने के कारण उपकरण और हथियार बनाना आसान था। आधुनिक झारखंड इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि झारखंड के अंदर आपको कच्चे लोहे को आप नीचे से आपको माइनिंग होती हुई दिखेगी। क्या कहते हैं आधुनिक झारखंड के अंदर जंगली हाथी, जंगलों के अंदर हाथी उपलब्ध थे। अच्छा, हाथी जो है आने जाने के लिए तो मतलब एक संचार का माध्यम तो हो सकता है, साथ साथ युद्धों में भी इस्तेमाल किया जाता है, और युद्धों में हाथी का जो एक तरह से ताकत की तौर पे देखा जाता है हाथी का मिलना। और यहाँ पे यानी मगध जो है, मगध के जो जंगल थे वहाँ पर हाथी बड़ी मात्रा में मिलते थे, जिससे वहाँ की जो सेना थी बहुत ताकतवर होती जा रही थी, और सेना का ही एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। अब गंगा और उसकी उपनदियां आवागमन का रास्ता और सुलभ साधन। अब इसका मतलब क्या है कि देखो भाई, आप पता है ना कि बिहार यानी मगध साम्राज्य वहीं पे ही था। तो बिहार के पास गंगा नदी है, और गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, यानी सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, यहाँ पे नदियां बह रही हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आप ये समझो कि जिस शहर के पास में क्या कहते हैं शहर के पास में नदियाँ होंगी, तो वहाँ पे आने जाने का जो रास्ता है वो आसानी से आप तय कर सकते हो। अच्छा, आप कल्पना कीजिए कि आप ऐसे इतिहास कालखंड की बात कर रहे हो जहाँ पे आज के तरह के ऐसे वो नहीं हुआ करते थे रोड जो कि बिल्कुल सपाट हुआ करते थे। उस समय रोड ऊबड़ खाबड़ हुआ करते थे, रोडों पे जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, और आज की तरह कोई व्यवस्था भी नहीं थी। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो आने जाने के लिए या सामान को लाने ले जाने के लिए आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कहाँ पर जो गंगा नदी है, यहाँ पे लाने ले जाने के लिए ये एक अच्छा साधन हुआ करती थी। नदी जो है एक बहुत ही बढ़िया साधन हुआ करता था, जरिया हुआ करता था, जिससे लोग जो हैं क्या कहते हैं आना जाना भी करते थे, साथ साथ जो भी अपना उत्पादन है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी लेकर जाते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो नदियों का होना यहाँ की एक खासियत और उसकी ताकत को दर्शाता है, और ख़ास तौर पे गंगा नदी को। कौन सी नदी को बच्चे? गंगा नदी को, जो कि यहाँ का रास्ते को सुलभ बनाता है, क्योंकि सस्ता होगा और सुलभ होगा, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाई जा सकती हैं। अभी क्या बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जैन और बौद्ध लेखक के अनुसार राजाओं जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद की महत्वाकांक्षाएं भी शक्तिशाली बनाने का कारण बनी। देखो, किसी भी साम्राज्य को ताकतवर बनाना है ना, तो उसके राजा जो होंगे ना उस पर भी निर्भर करता है। अगर राजा कमज़ोर है, ढीला है, और कमजोर ढीला का मतलब कि वो जो है दबाव में आके फैसला नहीं ले पाता है, यानी उसके अपने फैसलों पर यकीन नहीं है, या फिर वो अपने पड़ोसी राज्यों से डर के रह रहा है,
या फिर वो अपनी क्षमताओं को सही तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे राजा कमज़ोर होंगे, ढीले होंगे। तो कहने का मतलब ऐसे राजा भारत में ऐसे मतलब ऐसे राजा होंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी साम्राज्य, कोई भी वंश जो है ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। परंतु मगध जो साम्राज्य है, मगध जो क्या कहते हैं महाजन पद है, ठीक है, महाजन पद, सॉरी, ठीक है, मगध जो क्या कहते हैं महाजन पद है, वो क्यों इतना ताकतवर बना रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी राजा लोग रहे हैं जो अपने समय के बहुत ही ताकतवर राजा हुआ करते थे। क्या रहा करते थे बेटा? बहुत ही ताकतवर पराक्रमी राजा हुआ करते थे। अजातशत्रु उसमें से एक हो गया, बिंबिसार हो गया, महापद्मानंद हो गया। ठीक है बच्चे, अब ये क्या बोल रहा है? प्रारंभ में, क्या बच्चे? प्रारंभ में इसकी राजधानी राजगाह हुआ करती थी। राजगाह का मतलब होता है राजगीर। राजा का मतलब क्या होता है? राजाओं का घर, ठीक है, यानी राजगीर जो कि पहाड़ों के बीच में होता है, अर्थात राजाओं का घर। परंतु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कब बच्चे? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आप इसे ऐसे समझो कि 400 बीसी के अंदर। कब बच्चे? 400 बीसी के अंदर ये जो पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह था, जिसे हमने देखा कि ये राजाओं का घर हुआ करता था, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, अर्थात राजाओं का घर। यह एक किलेबंद था, जिसे मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले। और बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 4वीं बीसी के अंदर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। किसको राजधानी बनाया गया बच्चे? ये बड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। ये नहीं हो पाता मुझसे, हाँ अब हो गया, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पहले राजधानी कौन सी थी? किसकी? मगध की राजधानी पहले कौन सी थी? राजगाह थी। फिर बाद में इसको पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, यानी वर्तमान समय का पटना कहा जाता है। गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर इसकी एक महत्वपूर्ण अवस्थिति है। जाहिर सी बात है, गंगा रास्ते पर इसकी एक महत्वपूर्ण अवस्थिति दिखती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये आज का वीडियो? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों तक बताइए कि यहाँ पे मतलब मैं भी समझा सकता हूँ, ये चैनल भी आपको बेहतर तरीके से समझा सकता है। और ठीक है, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आने वाली वीडियो में भी आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो देखोगे, पूरी देखोगे, और समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक करना। अगर कुछ भी आपको रह जाता है, मैं समझा नहीं पाता, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप उसे भर दीजिए, आप पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।